नमस्कार। मोर छत्तीसगढ़िया के इस YouTube चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम छत्तीसगढ़ के संभाग और छत्तीसगढ़ के ज़िलों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पॉइंट्स आज छत्तीसगढ़ के संभाग और छत्तीसगढ़ के ज़िलों के ऊपर हैं। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के संभाग हमारे लेफ़्ट साइड में है और छत्तीसगढ़ के ज़िले राइट साइड में हैं। तो देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं प्रश्न और उत्तरों से, हम छत्तीसगढ़ के संभाग में उसी तरह से जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रश्न है छत्तीसगढ़ के संभाग को लेकर, वो प्रश्न है किस वर्ष सरगुजा संभाग का गठन हुआ। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको उत्तर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे वीडियो में पता कर लेंगे। और दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ का नवीनतम संभाग कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के संभाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हम छत्तीसगढ़ के संभाग को लेकर चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो नक्शा है उसमें छत्तीसगढ़ का जो पूरा का पूरा नक्शा है वो कुछ भागों में बटा हुआ है। तो इसी के द्वारा हमको पता चल जाता है कि संभाग एक बड़ा हिस्सा होता है किसी भी राज्य का। तो वो संभाग कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं और इन 5 संभागों के नाम रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग हैं। और अगर उनके गठित काल से हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले रायपुर 1862 में संभाग बना। फिर स्वतंत्रता के बाद जो पहला संभाग नया बना वो था बिलासपुर 1956 में, बस्तर 1981 में। और हमारा जैसा पहला प्रश्न था कि सरगुजा संभाग का गठन कब हुआ, सरगुजा संभाग 1 अप्रैल 2008 में उसका गठन हुआ। और छत्तीसगढ़ का जो नवीनतम संभाग है, जो हमारा दूसरा प्रश्न था, वो दुर्ग है जिसका गठन सितंबर 2013 में हुआ। तो अगर हम और अच्छे ढंग से समझना चाहें इन संभागों को नक्शे के रूप में, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है रायपुर का हिस्सा है, रायपुर संभाग है जिसके अंतर्गत बहुत से ज़िले आते हैं। रायपुर संभाग सबसे पहले 1862 में गठित हुआ। और ये 1862 में क्यों गठित हुआ, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो 2 नवंबर 1861 में अंग्रेज़ों ने मध्य प्रांत का गठन किया था। और 1861 में कुछ ज़िलों का भी गठन हुआ और संभागों का भी गठन होने लगा उसी प्रकार। तो जो सबसे पहला संभाग बना छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के फलस्वरूप वो रायपुर था। और रायपुर संभाग के अंदर बाकी सारे ज़िले आया करते थे। उसी तरह जब स्वतंत्रता मिल गई, हमें भारत को स्वतंत्रता मिली, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में दूसरा संभाग बना 1956 में। और वो इस प्रकार इस क्षेत्र को हम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो अभी का मैप है, नक्शा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बिलासपुर का क्षेत्र है जो कवर करता है। तीसरा 1981 में बस्तर का यह क्षेत्र गठित हुआ। और उसके बाद सरगुजा का यह क्षेत्र गठित हुआ 1 अप्रैल 2008 में। और फिर दुर्ग सितंबर 2013 में गठित हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ का अभी का नक्शा है जिसमें रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं और इन सभी 5 संभाग के अपने संबंधित ज़िले हैं। तो ये ज़िले कौन कौन से हैं, इसके लिए हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि किसी भी राज्य को अगर प्रशासनिक तौर पर मैनेज करना चाहें या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे, क्या ऐसा कहा जाए कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है।
तो इसी तरह से संभागों का गठन किया गया ताकि जो प्रशासन है वो बड़े अच्छे से एक करीबी कंट्रोल की तरह हो सके, इसलिए गठित किया जाता है। और उसको और अच्छे से गठित करने के लिए हर संभाग के अंदर अपने संबंधित जिले होते हैं। तो वो संबंधित इन 5 संभागों के कौन कौन से जिले हैं, चलिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जिलों के क्रम को अगर देखें तो प्रश्न को देखें तो वो इस प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न है, दुर्ग जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? अगर उत्तर पता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन से जिले 2007 में गठित हुए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जिलों के नाम हैं, इनमें से कौन से 2007 में गठित हुए हैं। और तीसरा प्रश्न बोलता है कि कौन सा नवीनतम जिला केवल रायपुर जिले से गठित हुआ है? देखिए ये जो प्रश्न है बड़ा सरल मालूम पड़ता है, परंतु अगर हम ध्यान से प्रश्न को देखें तो इसमें ये पूछ रहा है कि नवीनतम जिला प्लस केवल रायपुर जिले से गठित हुआ है। तो कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ जिले क्या पूरे जिले हैं जो रायपुर से ही गठित हुए हैं, लेकिन नवीनतम जिला है और वो भी केवल रायपुर जिले से गठित हुआ है। तो इसका उत्तर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जिले। और छत्तीसगढ़ के जिले को भी हम उनके गठन काल के अनुसार ही आगे बढ़ा के जाएंगे। और सबसे पहला कौन सा जिला गठित हुआ, फिर कौन सा हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं। तो अगर जिलों की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रांत का हिस्सा था और अंग्रेज़ों ने 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया। और इस मध्य प्रांत क्षेत्र में मध्य प्रदेश का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हुआ करते थे। और छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुआ करते थे उस समय, 3 जिलों का गठन हुआ था। एक था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर जो 1861 में ही गठित हुआ था रायपुर के साथ साथ, और तीसरा संबलपुर था, क्योंकि संबलपुर उस समय छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आया करता था। तो 3 जिलों का गठन हुआ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। परंतु अगर छत्तीसगढ़ के दृष्टि से देखा जाए तो केवल 2 जिले गठित हुए थे 1861 में। सबसे पहले वो रायपुर और बिलासपुर हैं। उसके बाद आप जो सफ़ेद कलर में देखेंगे, ये यहाँ पर नीचे कांकेर है, राजनांदगांव और ये रायगढ़ वाला जो हिस्सा है, ये उस समय रियासतें हुआ करती थी और ये रियासतें अंग्रेज़ों के अधीन सीधे शासन करते थे। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ के उस समय रियासतें थी 1861 के समय, वो बस्तर यहाँ पर और यहाँ पर कांकेर की रियासत थी, फिर ये राजनांदगांव की रियासत और खैरागढ़ की रियासत, फिर यहाँ पर 3 रियासत थी, सारंगढ़, सक्ती और रायगढ़ का। तो ये सारी रियासतें जो छत्तीसगढ़ के बाकी जो ज़िले थे रायपुर और बिलासपुर के साथ उपस्थित थे। अब आगे के बारे में देखा जाए तो इस तरह से 2 ज़िले बने और जो प्रशासन है वो चलता रहा। फिर 1905 में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया तो संबलपुर ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पर उड़िया बहुत बोली जाती है, उड़िया भाषा मुख्य है, तो और बंगाली से मेल खाती है, इसलिए वो बंगाल में चला गया, उसका विलय बंगाल में हो गया। और बंगाल में जो हिंदी भाषी तरह के जो बोली थी, जैसे कुछ सादरी हो गई या कुड़ुक हो गई, इस तरह की जो बोली थी, उसका जो क्षेत्र था वो मध्य प्रांत में आकर विलय हो गया। तो संबलपुर चला गया बंगाल में और 5 रियासतें थी जो बंगाल में थी वो आकर मध्य प्रांत में विलय हो गई, और ये थे जशपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांग बखार और कोरिया। तो ये 5 रियासतें थी जो मध्य प्रांत में विलय हो गई। तो आप ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था वो रियासतों के अंतर्गत ही था और केवल 2 जिले थे,
रायपुर और बिलासपुर जो मध्य प्रांत से मिले हुए थे और उनके अधीन वहाँ पर प्रशासन होता था। तो इसी तरह देखा जाए तो 1905 में जब इस तरह से विलय हुआ तो जो मध्य प्रांत का क्षेत्र था वो बढ़ गया, इसलिए प्रशासन और सुदृढ़ हो जाए और अच्छे से चले तो एक नए जिले का गठन हुआ। तो 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ, जिसके द्वारा जो प्रशासन है और सुदृढ़ किया गया। फिर ये 3 जिलों के साथ साथ मध्य प्रांत, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था मध्य प्रांत के अंदर, वो आगे बढ़ता गया। फिर भारत को स्वतंत्रता मिली और 1947 में जब इतनी सारी रियासतें थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अब भारत देश के साथ विलय हो जाएंगे और अपनी रियासतें उन्हें सौंप देंगे और भारत का एक अंग बन जाएंगे। तो यहाँ बता दें कि जो सबसे पहले रियासत विलय हुई थी छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, वो कांकेर क्षेत्र थी, 1947 में ही हो गई थी। और उसके बाद फिर 1948 में बाकी जो रियासतें थी उन्होंने अपना विलय भारत देश में कर दिया और सारी रियासतें जो थी वो एक नए जिले के रूप में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में या फिर मध्य प्रांत के क्षेत्र में आके बन गई। तो जो बस्तर और कांकेर की रियासतें थी उनसे मिलकर 1948 में बस्तर जिला बना। फिर सारंगढ़ और शक्ति और रायगढ़ क्षेत्र को मिलाकर जो रियासतें थी उनसे रायगढ़ जिला बना 1948 में। और जो 5 यहाँ पे रियासतें थी सरगुजा क्षेत्र के पास, उसको मिलाकर 1948 में सरगुजा जिला बना। तो यहाँ तक देखा जाए 1948 तक अब छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 6 जिले बन चुके थे। वो थे रायपुर, बिलासपुर जो 1861 में हुए, और 1906 में जब बंगाल का पुनर्गठन हुआ तो दुर्ग बना। और फिर स्वतंत्रता के बाद सारी रियासतें एक साथ मिल गई और 3 नए जिलों का गठन हुआ। और जो यहाँ पर राजनांदगांव और खैरागढ़ के रियासतें थी वो दुर्ग जिले में विलय कर लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनांदगांव का और जो खैरागढ़ की जो रियासतें थी तो उनके मन में था कि हमारी अपनी रियासत थी और हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे अपने प्रशासनिक तौर तरीके हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हलचल होता है। इसलिए 1948 के बाद जो सबसे पहला फिर जिला बना वो राजनांदगांव जिला था, जो 1973 में 26 जनवरी को गठित किया गया। और दुर्ग के क्षेत्र से कुछ हिस्सा फिर राजनांदगांव से अलग हुआ। दुर्ग का जो जिला था उससे अलग होकर राजनांदगांव का एक नया जिला 1973 में बनाया गया। अब ये जो 7 जिले हैं 1973 तक, ये इसी तरह चलते रहे। परंतु जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण होना तय हो चुका था, उससे ठीक पहले 1998 में शासकीय विधेयक के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हो चुका था कि छत्तीसगढ़ का राज्य बनना है। तो उसी समय 1998 में ही 9 नए जिलों का गठन हुआ और वो 9 नए जिले थे इस तरह से। अगर हम संभाग की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सरगुजा का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो उससे कोरिया और जशपुर 2 नए जिले बने। बिलासपुर के हिस्से से कोरबा और जांजगीर चांपा 2 नए जिले बने। रायपुर के हिस्से से महासमुंद और धमतरी 2 नए जिले बने। ये 1998 की बात हो रही है। 7 जो जिले थे 1973 के समय, उसके बाद फिर कवर्धा एक नया जिला बना 1998 में दुर्ग संभाग से। फिर बस्तर से 2 नए जिले बने, वो थे कांकेर और दंतेवाड़ा। तो अब तक 1998 में देखा जाए तो हमारे पास 16 जिले हो गए थे। और जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, निर्माण हुआ, तो उस समय 16 जिले के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। अब
इस तरह से प्रशासन चलता रहा। फिर भी आप देखेंगे कि जो बहुत बड़ा हिस्सा है बस्तर का और रायपुर का, दुर्ग का, बिलासपुर का, सरगुजा का, ये अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र था और प्रशासनिक दृष्टि से उसको संभालना और उसमें विकास करना काफ़ी कठिनाई से भरा होता है जब क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। फिर भी इसी तरह से चलता रहा, लेकिन 2003 में 17 जनवरी 2003 में कवर्धा ज़िले का नाम बदलकर कबीर धाम कर दिया गया। और इसी तरह बाकी जो ज़िले थे जैसे कांकेर का नाम बदलकर उत्तर बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा का नाम बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया। अब ये 17 जनवरी को ही क्यों कवर्धा का नाम बदलकर कबीर धाम कर दिया गया, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो 17 जनवरी है ये धर्मदास जी का जन्म दिवस है, जो कबीर पंथियों के गुरु हुआ करते थे। ये चूड़ामणि साहब जो है उनके गुरु थे। और चूड़ामणि साहब ने, जैसा हमने पहले चर्चा की थी, कि कबीर पंथ का संस्थापना किया था उन्होंने छत्तीसगढ़ में। तो उनके जो गुरु थे धर्मदास जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कवर्धा का नाम बदलकर हमारे प्रथम जो मुख्यमंत्री थे श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी, उन्होंने उसका नाम बदलकर कबीर धाम कर दिया। क्योंकि कवर्धा जो है वो वहाँ पर गुरुगद्दी पीठ थी कबीर पंथियों की 1803 से लेकर 1906 तक। तो इसलिए कवर्धा का नाम बदलकर कबीर धाम कर दिया गया। और प्रशासनिक तौर पर क्योंकि बस्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और अभी भी है, काफ़ी हद तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो लोगों को वहाँ पर प्रशासनिक तौर पर काफ़ी कठिनाई हुआ करती थी कि कांकेर कौन सी जगह है और दंतेवाड़ा किस तरह का क्षेत्र है। तो थोड़ा सा आसान सरल तरीका अपनाए, इसलिए उन्होंने कांकेर का नाम बदलकर उत्तर बस्तर कांकेर कर दिया। तो इससे ये पता चल जाता था जो कांकेर का क्षेत्र है वो उत्तर बस्तर का क्षेत्र है और दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है वो दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है। तो इस तरह से प्रशासनिक दृष्टि से उसका नाम बदलकर उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा इस तरह से रख दिया गया। परंतु फिर भी आज भी लोग कांकेर को कांकेर ही बोलते हैं, दंतेवाड़ा को दंतेवाड़ा ही बोलते हैं। तो यहाँ तक फिर 16 जिलों के साथ हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे क्यों ये जो बस्तर का क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये नक्सली और माओवादियों का बहुत बड़ा गढ़ अभी भी है, उस समय और भी ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पर विकास के कार्य और अच्छे से हो सके, तेज़ी से हो सके और प्रशासन एकदम कंट्रोल में रहे, इसके लिए 2007 में 2 नए जिलों का गठन हुआ। वो था नारायणपुर और बीजापुर। अब ये इसलिए हुआ ताकि विकास का कार्य और तेज़ी से बढ़े बस्तर क्षेत्र में और प्रशासन और ज़्यादा कंट्रोल में आए। तो 2007 में 2 नए जिलों का गठन हुआ। अब हम 16 से 18 हो गए। फिर इसी तरह से आगे चलता रहा और कुछ ही सालों बाद जब केंद्र सरकार नए नए प्रोग्राम्स लेकर आती है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है बड़े बड़े क्षेत्रों में, तो बहुत कठिनाइयाँ होती है। और क्योंकि विकास कार्य और तेज़ी से होना ज़रूरी था, इसलिए जितना छोटा क्षेत्र रहे वहाँ पर नए नए जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। तो 2012 में 1 जनवरी 2012 में 9 नए जिलों का फिर से गठन हुआ। तो आप देखेंगे जो बड़े हिस्से थे, जैसे सरगुजा का बड़ा हिस्सा था, वहाँ पर सूरजपुर और बलरामपुर 2 नए जिले बन गए। सरगुजा थोड़ा छोटा हो गया। फिर बिलासपुर का जो क्षेत्र था वहाँ पर मुंगेली एक नया जिला बना। फिर रायपुर के क्षेत्र में बलौदाबाजार और गरियाबंद 2 नए जिले बने। तो हमारा जो प्रश्न था कि कौन सा नवीनतम जिला है जो केवल रायपुर के क्षेत्र से बना है, तो उसका हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो गरियाबंद क्षेत्र था वो रायपुर से बना था, लेकिन गरियाबंद का कुछ हिस्सा महासमुंद से भी लिया गया है, इसलिए गरियाबंद वो जिला नहीं है जो केवल रायपुर से बना हो।
लेकिन जो बलौदाबाजार का क्षेत्र है, बलौदाबाजार केवल रायपुर के क्षेत्र से ही पूरा का पूरा गठित किया गया है। इसी तरह जो बेमेतरा, दुर्ग का जो क्षेत्र था उसमें बेमेतरा और बालोद नए ज़िले बने। फिर बस्तर के क्षेत्र में यहाँ कोंडागांव और सुकमा, ये 9 नए ज़िले बन के तैयार हो गए। तो अब इनको पूरा मिलाकर देखा जाए 2012 में हमारे पास 27 ज़िले तैयार हो चुके थे। तो 2012 तक 27 ज़िले हो चुके थे और इसी तरह से प्रशासन आगे बढ़ता रहा। फिर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि लगभग बहुत से ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्य को छूते हैं और उनके साथ उनका कनेक्शन है, परंतु कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कितने ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में जो पड़ोसी राज्यों को नहीं छूते हैं। तो आप देखेंगे जैसे सरगुजा है, वो पड़ोसी राज्य को नहीं छूता। कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये जो क्षेत्र हैं और ज़िले हैं, फिर दंतेवाड़ा, ये सारे ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्य को नहीं छूते। तो हमको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्य को नहीं छूते हैं। 2012 तक हमारे पास ऐसे 9 ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्य को नहीं छूते। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों को नहीं छूते हैं। फिर 2019 में भारत की 72वीं स्वतंत्रता के वर्षगांठ में छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गठित हुआ। उसकी घोषणा की गई, स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की गई कि छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गोरेला, पेंड्रा, मरवाही बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनता है। और फिर 20 सितंबर 2019 में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। सेम, क्योंकि ये सिर्फ घोषणा की गई थी स्वतंत्रता दिवस पर, परंतु एक आधिकारिक जो आधिकारिक तौर पर जो जारी करना चाहिए वो राजस्व विभाग द्वारा 20 सितंबर 2019 में जारी किया गया। और फिर जो जिले का निर्माण उसके रिलेटेड जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 10 फरवरी 2020 में जिला निर्माण हो गया है, उसको लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। तो अब जब 28 जिला हो गया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए जो बिलासपुर का जो जिला है वो पड़ोसी राज्य को अब नहीं छू रहा है। तो यहाँ पर जो जिले हैं पड़ोसी राज्यों को नहीं छूते हैं वो 9 से बढ़कर 10 हो गए। तो ये याद रखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 10 जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों को नहीं छूते। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हमारे पास 5 संभाग हैं और 5 संभाग में 28 जिले हैं। फिर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 30 से 33% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों की है। तो जब इतना बड़ा आबादी अनुसूचित जनजातियों का बनता है तो ऐसे बहुत से ज़िले हैं जो अनुसूचित जनजातियों की मेजॉरिटी में आते हैं। तो ऐसे ज़िलों को अनुसूचित ज़िला घोषित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 13 ज़िला हैं जो अनुसूचित ज़िले घोषित किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या जो है 25% से अधिक है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है 25% से अधिक है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि जो बस्तर का पूरा क्षेत्र है वो पूरे के पूरे ज़िले अनुसूचित क्षेत्र हैं। सरगुजा का पूरा जो जितने ज़िले हैं सरगुजा संभाग के वो सारे अनुसूचित ज़िले हैं। और बिलासपुर से कोरबा जो ज़िला है वो अनुसूचित ज़िला है, क्योंकि इन सभी ज़िलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है। पर आप कहेंगे कि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही भी यहाँ पे दिख रहा है, तो 14 अनुसूचित ज़िले होने चाहिए। लेकिन गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में कुछ खास बात है, वो ये कि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में बैगा जनजाति रहती है जो अति पिछड़ी जनजातियों में काउंट होता है और जिनके पालन पोषण सीधे भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। तो
बैगा जनजाति को छत्तीसगढ़ की तरफ से देखा जाए तो बैगा जनजाति को फॉस्टर सन कहा जाता है, जो राष्ट्रपति के अंदर ही उनका पूरा का पूरा देखरेख होता है और उनका पालन पोषण होता है। इसलिए गोरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला है वो सिर्फ अनुसूचित जिला नहीं है, वो छत्तीसगढ़ का पहला विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला है बैगा जनजातियों के कारण, क्योंकि बैगा जनजाति सीधा राष्ट्रपति के अंदर ही उनका पालन पोषण होता है, राष्ट्रपति ने उनको दत्तक पुत्र की तरह ले लिया है। तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो पहला विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला है वो गोरेला पेंड्रा मरवाही है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वो 25% से अधिक जो अनुसूचित जनजाति रहती है जिस जगह पर, वो अनुसूचित जिले कहे जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, हर जिले के अपने जिला मुख्यालय होते हैं। तो आप अगर ध्यानपूर्वक देखें कि हमारे छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हैं और 28 ज़िलों में जो जिले के जिला मुख्यालय होते हैं उनका नगर शहर भी वही है जो जिले का नाम है। जैसे रायपुर का रायपुर है, दुर्ग का दुर्ग है, बालोद का बालोद है, बेमेतरा का बेमेतरा है, राजनांदगांव का राजनांदगांव है, धमतरी का धमतरी है, कांकेर का कांकेर, इसी तरह से है। परंतु ये जो जिला मुख्यालय बनते हैं इनके बनने का भी अपना कारण होता है। क्यों जिला मुख्यालय उस पर्टिकुलर शहर को ही या फिर नगर को ही बनाया जाता है, उसके भी कुछ कारण होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि ये सारे जिला मुख्यालय जो हैं ये उस जिले के सबसे ऐसे शहर हैं जहाँ पर बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर रोज़गार बहुत ज़्यादा होती है, या फिर वहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होता है और जितनी भी लिखा पढ़ी की काम होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उसके तहत ऐसे नगरों को, शहरों को जिला मुख्यालय बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि सारे ज़िले के मुख्यालय ऐसे ही हैं। बलौदाबाजार में सबसे ज़्यादा व्यापार होगा तो बलौदाबाजार का जो ज़िला है उसका ज़िला मुख्यालय बलौदाबाजार को बनाया गया है। इसी तरह से सारे बनाए गए हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। अब वो एक्सेप्शन आप यहाँ पर देखेंगे कि दंतेवाड़ा को अगर देखें आप तो दंतेवाड़ा का जिला मुख्यालय बनाया गया है। अब ये बाकी जिला मुख्यालय को देखेंगे तो सब के सब राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं, ताकि जो राजधानी है राज्य की उससे जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी रहे, बहुत ही आसानी से लोग आना जाना कर सके, राजधानी जा सके। उसके तहत भी जिला मुख्यालय का गठन किया, जिला मुख्यालय को चुना जाता है। लेकिन दंतेवाड़ा का अगर देखें तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 63 है उसमें यहाँ पर एक नगर है गिदम, उसको जिला मुख्यालय नहीं बनाया गया है, दंतेवाड़ा को बनाया गया है। क्योंकि दंतेवाड़ा के जो आसपास के क्षेत्र हैं, किरंदुल है, बचेली है, बड़ी बचेली है और बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से लो अयस्क निकाला जाता है और जापान एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर व्यापार का काम बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो लिखा पढ़ी का काम भी बहुत अधिक है। इसलिए गिदम को ना करके दंतेवाड़ा को ही जिला मुख्यालय घोषित किया गया और उसको चुना गया है। वहीं अगर आप गोरेला पेंड्रा मरवाही को देखें तो गोरेला पेंड्रा में अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ बहुत आ रही थी कि गोरेला को जिला मुख्यालय घोषित किया गया है, ना कि पेंड्रा को होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत करीब हो उसे भी चुना जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होता है, परंतु जो प्रशासन है वो कुछ इस दृष्टि से भी देखता है जहाँ पे कम खर्चे में हम जिला मुख्यालय बना रहे, क्योंकि यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना ही पड़ेगा जो सीधा राजधानी से बहुत ही सरलतापूर्वक कनेक्टिविटी बैठ सके। अब क्योंकि यहाँ से गोरेला से NH-45 बहुत करीब है, तो गोरेला को बनाना सहज दिखता है, नहीं तो पेंड्रा के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से जिला मुख्यालय का चुनाव किया जाता है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग से सब के सब ईजिली सरलतापूर्वक
राजधानी तक पहुंच सके। अब आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-30 है, जो चिल्फी घाटी से लेकर कवर्धा के चिल्फी घाटी से लेकर होता हुआ राजधानी से होता हुआ कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर होता हुआ सुकमा होता हुआ कोंटा तक जाता है, जिसका पूरा का पूरा जो पूरी दूरी है वो 636 किलोमीटर है। इसलिए यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 636 किलोमीटर के आधार पर। और वहीं जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-163A, जो गिदम से दंतेवाड़ा तक है, केवल 13 किलोमीटर का है। तो ये चीज़ याद कीजिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और गए भी हैं देखा जाए तो जब यहाँ पर जब गोरेला बनेगा तो शायद ये और भी कम हो जाए और बदलाव हो सकते हैं। आंसर ये ना होकर NH-163A ना होकर कोई और NH बन जाए। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा कि कहीं कुछ नया राष्ट्रीय राजमार्ग तो नहीं बन चुका है गोरेला से और उसकी दूरी कहीं उससे कम तो नहीं है, दंतेवाड़ा वाले गिदम दंतेवाड़ा वाली राष्ट्रीय राजमार्ग से कम तो नहीं है। तो इस पर थोड़ा नज़र रखिएगा। तो इसी तरह से हम आगे आते हैं और हमने देखा कि हर ज़िले के अपने ज़िला मुख्यालय हैं जो उसी के नाम पर है, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 6 ज़िले हैं जिनके ज़िले के नाम और ज़िला मुख्यालय के नाम अलग हैं। वो कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कोरिया जो ज़िला है उसका ज़िला मुख्यालय बैकुंठपुर है। सरगुजा जो ज़िला है उसका ज़िला मुख्यालय अंबिकापुर है। गोरेला पिंडरा मरवाही का गोरेला है। जांजगीर चांपा का जांजगीर है। कबीरधाम का क्योंकि नाम बदल दिया गया इसलिए उसका जो ज़िला मुख्यालय है कवर्धा है और बस्तर का ज़िला मुख्यालय जगदलपुर है। तो इसी तरह से हर ज़िले के अपने संबंधित तहसीलें भी हैं। जिस तरह से राज्य के संभाग हैं, संभाग के अपने संबंधित ज़िले हैं, उसी तरह से संबंधित ज़िले के अपने संबंधित तहसीलें भी हैं और वो राजमार्ग के द्वारा जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं और प्रमुख मार्गों के द्वारा भी जो बनी हुई है उससे भी जिला मुख्यालय से जुड़े हैं। अब उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और आज जो हमने वीडियो में देखा है वो 2 पॉइंट देखा, छत्तीसगढ़ के संभाग के बारे में जो 5 हैं उनके नाम हमने देखे और छत्तीसगढ़ के जितने भी संभाग हैं उसके संबंधित ज़िले हैं उसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की। तो आशा करता हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ के संभाग और ज़िले के बारे में नक्शे के तौर पर बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है कि कौन सा संभाग कहाँ है और कौन से संभाग में कौन से ज़िले हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर ली है हमने। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी दें ताकि उनको भी छत्तीसगढ़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले और नई जानकारी हम टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें और अपनी ज्ञान को और बढ़ाते रहें और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी और बेहतर करते रहें। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा था, हमने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया और बेहतर ढंग से समझ लिया, लेकिन हमारा लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें याद रहे कि कब क्या हुआ था। अब आप सोचेंगे कि इसका फ़ायदा कैसे है। आप खुद ही मैं अपनी बात बताऊं तो यहाँ पर मैं क्योंकि बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो और बनाते बनाते मैं पूरा का पूरा मेरे मन में आ गया है, मेरे अंदर समा गया है कि कौन से दिन क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, तुरंत याद आएगा और सब कुछ आपको सही सही टिक मारने में आसानी हो जाएगी। तो धन्यवाद आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।